देखो नाम से पता चला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन का क्या करना है, पेयर करना है, और साथ साथ उसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। यानी 2 वेरिएबल का कोई लीनियर इक्वेशन होगा जिसका हमें पेयर लेना है और जिसको हम बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो यहाँ सिस्टम की बात आ गई। सिस्टम में आ गया, और सिस्टम में हम यहाँ पे 2 इक्वेशन लेंगे कि एक ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक ले लिया हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी हमारे पास एक इक्वेशन है, लेकिन अगर हम अलग नज़रिए से इसको देखें तो हमारे पास एक लाइन है। क्या है ये, लाइन। तो ये भी एक लाइन है हमारे पास, और ये भी एक हमारे पास एक लाइन है। अगर ये 2 लाइन एक साथ रिप्रेजेंट किए जाएंगे एक सिंगल ग्राफ में, तो इसको 3 तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो सकता है कि ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो सकता है ये किसी लाइन यानी एक दूसरे को क्या कर रही हो, पैरेलल हो रही हो, मतलब किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना हो रही हो, या हो सकता है कि एक लाइन दूसरे लाइन पर लाई हो रही हो। ठीक है, कुछ ऐसे समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। पहला हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो। इनके अलावा तुम तीसरी कंडीशन बना नहीं सकते हो, चौथी। ये 3 कंडीशन के अलावा तुम चौथी कंडीशन बना नहीं सकते हो। तुम चाहे जो करो, लास्ट में आएगा नहीं कंडीशन में से कोई एक। तुम चाहे जैसे रख दो, लाइन को जैसे अरेंज कर दो, इन तीनों के अलावा कोई चौथी जा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसमें बात करूं तो सोल्यूशन का मतलब यहाँ पे इतना सा होता है। अगर हम सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो हमने क्लास 9 में भी सीखा था, एक सिंगल इक्वेशन के लिए सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर पाए, सेटिस्फाइड कर पाए, वही हमारा क्या होता है, सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर इस लाइन में जितने पॉइंट्स होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, इस लाइन के सोल्यूशन होते हैं। और इस लाइन में जितने पॉइंट्स होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, इस लाइन के सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें चाहिए सोल्यूशन ऑफ सिस्टम, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम का मतलब होता है एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू तो सिस्टम में जितने इक्वेशन रहे उनको क्या कर दें, सेटिस्फाइड कर दें। ठीक है, यानी ऐसे पॉइंट की जरूरत है जो कि दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट हो। समझ में आ रही है, ऐसे पॉइंट की जरूरत है जो कि क्या हो, दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट हो, यानी हमें कॉमन पॉइंट की तलाश है। तो यहाँ कितने कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, क्या इसके अलावा कोई कॉमन पॉइंट मिल सकता है, नहीं। इसका मतलब इसमें सिंगल कॉमन पॉइंट है, ओनली वन कॉमन पॉइंट। तो इसका मतलब है हुआ, अगर एक कॉमन पॉइंट है तो इसका मतलब हुआ ये यूनिक सोल्यूशन रखेगा। कैसा सोल्यूशन रखेगा, यूनिक सोल्यूशन रखेगा। समझ में आ गई बात। अगर हम इसमें देखें, ये पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, इसका मतलब कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सोल्यूशन, हैव नो कॉमन पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नो सोल्यूशन। प्लस सिस्टम यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं रखेगा कि कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, इनफिनाइट। आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इतने कॉमन पॉइंट हैं तो इनफिनाइट कॉमन पॉइंट हो गए। अगर इनफिनाइट कॉमन पॉइंट हो गए तो सोल्यूशन कितने रखेंगे, तो इनफिनाइट सोल्यूशन रखें, इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो ये इसमें लॉजिक निकल गया है। बोलो यहां तक समझ में आया। यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, जब जो ग्राफ हो वो क्या करे, इंटरसेक्ट करे। क्या करे भाई, इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। जब ग्राफ कैसा हो, पैरेलल हो, क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो कितने सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन होगा। जब ग्राफ क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, तो कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अगर हम कंडीशन की बात करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, तो पहली यूनिक के लिए कंडीशन क्या होगी, यूनिक के लिए कंडीशन। तो यूनिक के लिए बेटा कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2
डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये यूनिक के लिए केस बन गया। सेकेंड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसका क्या केस बनेगा बेटा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब हुआ a1 अपॉन a2, ठीक है, इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी नजरिए से वो दोनों इक्वेशन एक ही रहेंगी। अगर उनको हम रेशियो करते तो दोनों इक्वेशन क्या लगभग रहेंगी? एक ही, बस किसी की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा दिखाएंगे, इसमें किसी की स्ट्रेंथ कम दिखाएंगे, लेकिन रहेंगे दोनों एक ही, ठीक है ना। तो इस स्टेज में हमारा जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि ये कंडीशन। एंड थर्ड आता है जिसको हम लास्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, तो ये होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तब होता है जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हमारे पास केस बना। लॉजिकली कुछ क्लियर हो रहा है? लेकिन समस्या इस बात की नहीं है, समस्या ये है कि सिस्टम में सॉल्यूशन होता क्या है। तो सिस्टम में सॉल्यूशन मोस्टली दो ही टाइप का होता है, ये तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, ये तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। बात समझना, सॉल्यूशन मोस्टली दो ही टाइप का होता है, ये तो कंसिस्टेंट होता है, ये तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो बोलोगे सर यहाँ तो तीन दिख रहे हैं, अरे तीन नहीं, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर सिस्टम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन रखे, अगर उसके पास कम से कम एक भी सॉल्यूशन है तो वो होगा कंसिस्टेंट। अगर उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो वो होता है इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब कंसिस्टेंट में कौन कौन आ गया? तो ये दोनों जो हैं, ये जो दोनों सॉल्यूशन है इनको बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? कंसिस्टेंट। और ये जो सिंगल ये वाला सॉल्यूशन होगा ये, और इसको क्या नाम देंगे बेटा? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। समझ आया? इसका मतलब जो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम की बात करेंगे हम, तो हमारे पास कितने होंगे? दो होंगे। पहला होगा कंसिस्टेंट, दूसरा होगा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? अगर सिस्टम कोई एटलीस्ट वन सॉल्यूशन रख रहा है तो इसका मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन तो रखे ही रखे, तो कंसिस्टेंट हुआ। अगर कोई सॉल्यूशन ना रखे तो इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या देखने को मिलेगा हमें? यूनिक और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक के लिए ग्राफिकली में कैसे देखेंगे? तो इंटरसेक्ट हो जाना चाहिए। और कंडीशन की बात करेंगे तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कंसाइड होना चाहिए ग्राफ कैसा होना चाहिए? कंसाइड। कंडीशन की बात करेंगे तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट में दो टाइप हो गया। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है? पैरेलल होता है, ग्राफ के लिए पैरेलल होता है। और कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तुम्हें याद होना चाहिए। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, सबको समझ में आ गया है? ठीक है। थ्री पॉइंट 1, इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवतार टेल्स हिज सिस्टर्स, सॉरी डॉटर्स, डॉटर है ना, डॉटर 7 years ago। अवतार एंड डॉटर ये है इसकी डॉटर। अच्छा, डॉटर है और एक अवतार हो गए, है ना। उसमें फिर क्या कह रहा है कि अवतार टेल्स डॉटर 7 years ago, 7 years ago, 7 years ago। आगे क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? I was 7 times as old as you। मतलब अवतार कह रहा है कि 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 टाइम्स था, मतलब 7 गुना था। तो लड़की मान लो x टाइम्स रहती है, अवतार हो जाते हैं y, अवतार की एज क्या हो जाती है? y। ये हो गया, लेट कर लो प्रेजेंट एज।
किसकी? आफ्ताब की वाई के लिए हमने और डॉटर की एक्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक को एक्स, किसी एक को वाई। क्वेश्चन दे दे कि इनकी एक्स इनकी वाई, तब तो वही लेट करो। अगर क्वेश्चन ना दे तो जिनकी मन हो उनकी एक्स और जिनकी मन हो उनकी वाई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। 7 ईयर एगो, अगर अभी आप y ईयर के हो तो 7 ईयर एगो कितना होगा? y माइनस 7। अभी x है तो 7 ईयर एगो कितना होगा? x माइनस 7। तो इसका मतलब हुआ ये कितना हो जाएगा? y माइनस 7। और आफ्ताब अपनी लड़की से कह रहा है कि मैं तुम्हारे एज का 7 गुना था। इसका मतलब क्या हुआ? 7 गुना है, कितने गुना बोला? 7 टाइम्स ना। इसका मतलब 7 इंटू एक्स माइनस 7। बोलो यह बात समझ में आई? ठीक है। तो यहां से बेटा आपका बन जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 7x माइनस 7 7 जा 49। और सिंपली इसको ट्रांसफर कर लेंगे अपन तो हो जाएगा 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 49 माइनस 7। बोलो बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई। तो यहां से बन जाएगा 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42, है ना? ये क्वेश्चन नंबर बन गया फर्स्ट। पहला स्टेटमेंट हमारा क्लियर है, कोई डाउट है बताओ? क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एंड 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि प्रेजेंट एज से 3 साल बाद। क्या बात कर रहा है? 3 साल बाद। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो भाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? 3 साल बाद की बात कर रहा है। अभी ये कितना है? y ईयर का 3 साल बाद कितना हो जाएगा? y प्लस 3। ये कितना हो जाएगी? x प्लस 3। तो आफ्ताब इनसे कितने टाइम्स हो जाता है? 3 टाइम्स। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस कितना हो जाएगा? सॉरी प्लस 3 3 जा 9। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। बोलो बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये तो हुआ अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। कैसा रिप्रेजेंटेशन? अलजेब्रिक। और मुझे क्या दिखाना है? ग्राफिकली भी दिखाना है। ग्राफिकली दिखाना आता आप लोग को? आदत बहुत कुछ है, तो दिखाएंगे ना दिखाएं? हाँ, एक क्वेश्चन में दिखा दें, है ना? एक क्वेश्चन में दिखा दें कम से कम। चलो आफ्ताब और इनको मिटा देते हैं तब तक, तो कुछ जगह खाली हो जाएगी, है ना? और यहाँ पे आता है ग्राफ सिंपली। ठीक है, सिंपल ग्राफ ऐसा हो गया आपका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्राफ की। तो इससे बात करो। पहला इसके लिए बनाओ टेबल तुरंत एग्जैक्टली। एक्स वाई, एक्स इक्वल टू 0 रखो तो सर ज़्यादा हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 7 रख दो। एक्स इक्वल टू 7 रख दो। एक्स इक्वल टू 7 रखो। वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? वाई इक्वल टू भी 7 आ जाएगा ना? चलो वाई इक्वल टू भी 7 आ गया। फिर वाई इक्वल टू 0 रख दो तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना? तो इसका ग्राफ बना लेंगे अपन। चलो इसी टाइप से इसका भी बना लो कुछ सिस्टम। ये क्लास 9 में आपने करना सीखा होगा ना? चलो इसमें ऐसा करो, एक्स इक्वल टू कितना रख दो? 2। अगर एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? चलो वाई इक्वल टू 0 रख लो ना, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, और अगर x इक्वल टू 0 रख देंगे तो y इक्वल टू 6। ओके, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं, पहले इस वाले को बनाते हैं। x में 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से। ठीक है, अगर मैं देख रहा हूँ x में 7 y में 7, तो x में 7 3 3 6 1 7, y में 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इनको यहाँ पे जाके मिला दो। बोलो बात समझ में आया? ये पहला पॉइंट हुआ आपका। दूसरा पॉइंट 6, 0 6, x में 6 है तो ये 6 है, और इसी पॉइंट को बोलते हैं 6, 0। 2 पॉइंट मिल गए।
इसको ऐसे मिला दो। कोई दिक्कत? ये वाला ग्राफ किसका है, नाम बोलो इसका। 7x माइनस वाई इक्वल टू 42। ये सबको समझ आ गया? ठीक है। अब अगला ग्राफ कौन सा भैया अपना, 3x माइनस वाई वाला। इसमें x में -2, तो x में -2 कामा 0 मतलब ये वाला पॉइंट, y में है 0,6 0,6 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट, इसको मिला दो। काटेंगे 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 काटेंगे। काटेंगे कभी ना कभी, काटेंगे कभी ना कभी, काटेंगे नहीं जबरदस्ती कट जाएगा ना। अरे काटेंगे काटेंगे यार, पक्का काटेंगे, ठीक है। और यहाँ काटेंगे, समझ में नहीं आ रहा है? अगर इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन के बारे में इसने पूछा नहीं, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया? अब ग्राफ पेपर बनाओगे ज्यादा अच्छा बनेगा, होपफुल है ना। अरे वो इंटरसेक्ट कर ही जाएंगे, बस 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 बस, वो हमारा एक सिद्धांत है कि दिखा भी देख ताकि यूनिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लॉजिकली कुछ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस 10 students of class 10 took a part in mathematics quiz. In the number of girls is 4 more than the number of boys. टोटल स्टूडेंट कितने हैं अपने पास? 10। देखो तो क्लास में जो टोटल स्टूडेंट हैं 10, स्टूडेंट का मतलब होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स। हमें नहीं पता बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लेंगे, लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई, ऐसे लेट कर लो। और फिर जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि बोल रहा है टोटल स्टूडेंट, तो टोटल जो हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं अपने पास स्टूडेंट्स, तो वो हैं अपने पास 10। टोटल स्टूडेंट का मतलब गर्ल्स एंड बॉयज कुल मिला के हमारे पास कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ये समझ आ गया? अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। हाँ 4 मोर देन है, और बस, तो 4 मोर देन है तो x + 4 हो जाएगा। तो क्या करना है? अच्छा, तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने हैं। सॉल्व कर लोगे? करना क्या है, y को वैल्यू पुट कर देना इसमें, तो क्या हो जाएगा? सॉल्व दैट। तो बाय सॉल्विंग सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू इसमें पुट करोगे, क्या हो जाएगा? 2x + 4 = 10 है ना। तो यहाँ से क्या आएगा? 2x = 6, सो x = कितना आएगा? 3, x = 3 इसमें रख देंगे, तो y = कितना आ जाएगा? एंड y = आ जाएगा 7। और कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आ जाओ, नमस्ते। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of one pencil and that the one of pen. ठीक है, एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट मुझे निकालना है। 7 पेंसिल एंड 7 पेन्स का टुगेदर कॉस्ट जो दिया गया वो 70 रुपीज़, सॉरी 50 रुपीज़ दिया गया। 7 पेंसिल एंड 5 पेन का जो दिया गया कॉस्ट 46 दिया गया। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें नहीं पता तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पहले पेंसिल है, पेंसिल कितना x का लेट कर लो, एंड पेन का कितना लेट कर लो, y लेट कर लो। ठीक है, तो हमने देखा कि पेन का और पेंसिल का कॉस्ट हमारे पास है, 5 पेंसिल हैं और 7 पेन्स,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें काम करना है। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि हाँ 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स का जो कॉस्ट है कितना है 50 रुपीज़। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है x, तो हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना 50। भाई एक पेंसिल का x तो 5 पेंसिल का 5x, एक पेन का y तो 7 पेन का कितना हो जाएगा 7y, और टोटल कॉस्ट दिया गया 50, इसलिए सम कर देंगे और इक्वल टू रख देंगे किसके 50 के। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ये, ठीक है। एंड आल्सो सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो बोलो। 7 पेंसिल है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 5 पेन्स हैं और टुगेदर कॉस्ट 46। तो यहाँ से बन जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, बिकॉज y एक पेंसिल हो गया x का तो 7 पेंसिल हो गए 7x, एक पेंसिल हो गया y का तो 5 पेंसिल कितने हो जाएंगे 5 पेन्स 5y, और आपका टोटल कितना है 46, इसलिए सम कर देंगे 46 आ जाएगा। क्लियर है। और क्या निकालना है आगे, कॉस्ट निकालना है पेन और पेंसिल का। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालना है। सॉल्व करने के मेथड अपने पास अभी आएंगे, 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। जिनमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो 2 ही मेथड पढ़ने अपने को। कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो इसको दोनों मेथड से किसी एक मेथड से लगाओ और आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। ग्राफ के लिए सॉल्व करना है, तो ग्राफ के लिए सॉल्व करना है तो ग्राफ में ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। ग्राफ के लिए में क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना मैंने सिखाई दिया था, तो कर सकते हो बेटा इजीली ना। अब आते हैं नेक्स्ट। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो आई थिंक सिंपल है, फिर भी देखते हैं एक बार ना। बोलो क्वेश्चन बोलो जरा। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे देखें तो जनरल इक्वेशन अपने पास क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से, अगर हम कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से, तो यहाँ से a1 कितना है 5, b1 कितना है -4 एंड c1 कितना है 8। अब यहाँ से a2 कितना है आपका 7, b2 कितना है आपका 6 एंड c2 कितना है आपका -9। आपको निकालना होता है पहले a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा 5/7 और b1 अपॉन b2 कितना आएगा 4/6, ठीक है। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी क्या दोनों सेम होंगे, नहीं, तो फिर ये निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग बोल देंगे कि देयरफॉर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हैंस क्या निकला, यूनिक सॉल्यूशन। गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया। दैट मीन्स वो ग्राफिकली क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग ईच अदर लाइंस, है ना। सबको समझ में आ गया, तो इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसे ही सिंपल सिमिलरली हम बोलेंगे नेक्स्ट वाला, है ना। तो उसमें भी हम ऐसी बात करेंगे, बता दें
अब तो हो जाएंगे सिंपल। अब क्या हो जाता है, मान लीजिए यहीं पे वैल्यू सेम हो जाती है तो हम बोले A1/A2 और बराबर B1/B2। और अगर अगला सेम ना आता तो हमने बताया था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा बन जाता तो क्या बोलते, तो हम बोल देते पैरेलल। ठीक है। और अगर बन जाता है यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तो क्या बन जाता है ये कॉन्साइन। समझ नहीं आ रहा है? तो आई थिंक जो सेकंड है वो आपका क्या है पैरेलल, और जो थर्ड है वो क्या है, सॉरी सेकंड है आई थिंक कॉन्साइड है ना, और जो थर्ड है वो क्या है पैरेलल। ठीक है, तो ये तो आराम से आप निकाल लेना, इसी के हेल्प से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, on comparing on the ratio A1/A2 B1/B2 and C1/C2 find out the whether the following pair equation consistent and inconsistent। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे पता करते हैं, अगर सिस्टम कोई सोल्यूशन रख रहा है तो कंसिस्टेंट, अगर सिस्टम कोई सोल्यूशन नहीं रख रहा है तो इनकंसिस्टेंट। ये भी हमने बताया था आपको, राइट। तो एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप अपना इसको लगाना। राजन भैया आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। क्या गांजा बेच रहे हो क्या बेटा? क्या हुआ, गांजा है क्या? पेपर है किसके यहाँ? अच्छा, अच्छा, हाँ क्या? थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट में क्या है कि 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। ठीक है, तो काम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। A1 कितना होगा ये बेटा यहाँ पर, तो A1 आपका कितना है 3, B1 कितना है आपका 2 और C1 कितना है आपका 5, A2 कितना है आपका 2, B2 कितना है आपका -3 एंड C2 कितना है आपका 7। A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो हम बोल देंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, बोल देना ऑन कंपेयरिंग। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। तो इसका मतलब हुआ यूनिक सोल्यूशन हुआ। अगर यूनिक सोल्यूशन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट हुआ सिस्टम। समझ में नहीं आ रहा है? और सिस्टम कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है। इनफाइनाइट आता तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नो सोल्यूशन आता तो इनकंसिस्टेंट होता। समझ में आ रहा है? तो सारे चेक कर लोगे अब, कोई दिक्कत तो है नहीं है ना? ठीक है। ऑब्टेन द ग्राफिकली बताना है, आई थिंक वो भी बता लोगे। अगर ग्राफिकली हमें बताना है तो पहले ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। चलो एक दो ग्राफ बना के बता देते हैं। अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ बनाना है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो कंसिस्टेंट किस किस बेस पे होता है? यूनिक पे होता है और कंसाइड यानी इनफाइनाइट पे होता है। तो दो केस में आप ग्राफ बनाओ, नो सोल्यूशन में ग्राफ बना दो ना। मैं करके बताऊंगी, अब कर लोगे? कर लोगे ना, ग्राफ बनाना आता ही है। ठीक है, आइए 5th नंबर में।
half perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than the width and is 36 meter. Find the dimension of the garden. Half the perimeter of rectangular garden. हाफ पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी कोई ना कोई लेंथ होती है और कोई ना कोई ब्रीथ होती है. अगर हम लेट कर लेते हैं लेंथ हमारी x है, ब्रीथ हमारी क्या है y, तो पेरीमीटर क्या बन जाता है 2x इंटू एक्स प्लस वाई. उसका हाफ कर देना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस वाई. तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ. लेंथ जिसकी लेंथ को हमने x लेट कर रखा, विड्थ को हमने y लेट कर रखा है, तो लेंथ जो होगी विड्थ की 4 मोर देन, यानी कि x इक्वल टू 4 प्लस वाई या y प्लस 4 है ना. एंड ठीक है, इस 36 में यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 36 दिया गया और x इक्वल टू वाई प्लस 4 दिया गया. तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन. चलो समझिए, क्वेश्चन ने मुझसे साफ साफ कह दिया, तो लेट कर लो कि लेंथ कितनी है. चलो मैं ऐसे आपको समझाता हूँ सीधे. ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेंथ एंड ब्रेथ वाई हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हाफ पेरीमीटर इक्वल टू कितना है, हाफ पेरीमीटर इक्वल टू 36 है. ठीक है, हाफ पेरीमीटर होता है बेटा 2 इंटू एक्स प्लस वाई. इसका हाफ करेंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, इक्वल टू कितना 36. ये पहला एक क्वेश्चन आपका हो गया. फिर क्वेश्चन ने कहा कि इसका जो विड्थ है, इसकी जो लेंथ है वो विड्थ की क्या है 4 मोर देन है. तो x इक्वल टू क्या हो गया y प्लस 4. तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 इसमें पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा बेटा y प्लस 4 और प्लस y इक्वल टू कितना 30. तो यहाँ से आपका बन जाएगा 36 और यहाँ से आपका बन जाएगा 2y प्लस 4 इक्वल टू 36. तो यहाँ से बन जाएगा 2y इक्वल टू 32. तो यहाँ से बन जाएगा y इक्वल टू 16. समझ में आ गया. तो आपको ऐसे करना है और y की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, तो 16 4 कितना होता है 20. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गिव द एग्जाम्पल देने ना. भाई एग्जाम्पल देना है कि कोई इससे हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए, पैरेलल लाइंस बन जाए और कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाए. तो देखो हमारे पास क्या है कि एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8. मुझे क्या करना है, मुझे पहले इंटरसेक्टिंग का बनाना है. अब इंटरसेक्ट तभी कर सकता है जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब डिफरेंट हो जाए. डिफरेंट होने का मतलब ये हुआ कि आप इधर ले लो 5x और प्लस इधर ले लो आप 7y और इधर ले लो आप 9. अगर अब हम देखें 2 अपॉन 5 3 अपॉन 7 कभी इक्वल होगा ही नहीं. इसका मतलब अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा इंटरसेक्टिंग आ जाएगा. ये इंटरसेक्टिंग के लिए परफेक्ट एग्जांपल हुआ. आप कोई दूसरा भी एग्जांपल लेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं ये लेट करें. ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग के लिए हुआ. सेकंड किसके लिए बेटा लेट करना है पैरेलल. पैरेलल तभी कोई होता है जब उसके ये कोएफिशिएंट यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब ये कोएफिशिएंट आप इक्वल कर दो और ये डिफरेंट कर दो. ठीक है, ये कर दो डिफरेंट, ये कर दो इक्वल. तो इससे होगा क्या पैरेलल हो जाएगा, मतलब बीच में डिस्टेंस आ जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा. तो हम करते हैं 2x प्लस 3y. ये तो बेटा आपको ना गिवन ही है, इससे मत छेड़ो. इसमें क्या कर दो 2x प्लस 3y इसमें भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं.
बस यहाँ पे चेंज कर दो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 17। अब ये पैरेलल बन गया। क्या बन गया? क्योंकि ये चीज सेम हो गई और ये पैरेलल हो गया, तो इसको बोल देते हैं पैरेलल, है ना। अब बचा क्या? कॉन्सिडेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ सेम हो जाए। किसी का इसमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, वो कॉन्सिडेंट ही होता है। जैसे 2 से कर दो या 3 से कर दो, 4 से कर दो, 6 से कर दो, 7, कुछ भी किसी से भी कर दो। चलो हम करते हैं 2 से। तो एक तो दिया गया 2x + 3y = 8 दिया गया, किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4x + 2 3 जा 6y और 2 8 जा 16। अब ये जो आएगा तुम रेशियो करके देख लो, सभी में 1/2 1/2 1/2 आएगा, दैट मीन सारे इक्वल आ जाएंगे और ये हो गया कॉन्सिडेंट का एग्जांपल। बोलो, समझ में नहीं आया क्या? आ गया। तो ऐसे आपको डिसाइड करने होते हैं। इसमें लास्ट बचा आपका क्या? ड्रॉ द ग्राफ and determine the coordinate of the vertices of the triangle from these lines and x-axis and the side of the triangular region. चलो इसको भी देखो। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ। इक्वेशन क्या है बेटा? x - y + 1, हाँ हाँ हाँ, -12, ओके ठीक है। तो इसके लिए हमने बना लिया एक्स वाई, ठीक है। हमने x = 0 रख दिया तो y = कितना आ गया? 1, और y = 0 रख दिया तो x = कितना आ गया? -1। चलो इसके लिए भी बना लेते हैं x एंड y। अब इसमें हम x = 0 रख देंगे, x = 0 रख दिया तो y = 6 और y = 0 रख दिया तो x = 4। समझ आ गया? चलो ग्राफ बना लेते हैं। x में 0, y में 1, x में 0, y में 1, y में 0, x में -1, x -1, इसको मिलाने वाले को बोल दो, ठीक है। इस लाइन का नाम दे दो, ये नई लाइन है आपकी x - y + 1 = 0। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, x 0, y 6, मान लो ये 0.6, और y 0, x 4, तो मान लो ये 0.4, ठीक है। और इसको मिलाने वाले लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। लॉजिक क्लियर है? तो ये लाइन किसकी हो जाएगी बेटा? ये लाइन हो जाएगी आपकी 3x + 2y - 12 = 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन लाइन से और एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस की लाइन ये होती है, ये लाइन और ये लाइन, इससे जो बाउंड हो रहा है, तो बाउंड ये हो रहा है बेटा, इसको कलर कर लो, ठीक है। ये सेट कर दिया मैंने। हमें इसका एरिया निकालना था। एरिया निकालना था, क्या निकालना था? वर्टिसेस निकालने थे। तो बेटा ये पॉइंट तो सबको पता है, ये पॉइंट कितना है? 4,0। ये पॉइंट कितना है? -1,0। बस ये पॉइंट आपको निकालना है। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। ये पॉइंट को निकालने के लिए, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं पता है ना? तो लिखेंगे 3x + 2y - 12 = 0। सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं, ठीक है। एंड 2x - 2y और +2 = 0, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और ऐड कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इधर आ जाएगा 5x और इधर कितना आ जाएगा? 10, यानी कि 10। x = कितना आ जाएगा? 2। x = 2 इसमें रख दो बेटा, तो y = कितना आ जाएगा? 3। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? 2, 3। तो आपके कोऑर्डिनेट भी आ गए वर्टेक्स के, है ना। नहीं समझ में आया क्या? आ गया। अब देखो और क्या निकालना है। बस अगर एरिया भी निकालना होता तो एरिया क्या होता है? हाइट इंटू बेस। तो बेटा ये बेस कितना हो गया?
तो 1 इधर 4 इधर, 4 1 5, तो 5 हो जाता। और ये हाइट कितनी है 3, तो हाइट इंटू बेस यानी 1/2 हाइट इंटू बेस, तो 5 इंटू 3, कुल मिला के आपका ये एरिया हो जाता 15/2 और कुल मिला के आपका आंसर आता 7.5। अगर वो बोलते तो भी निकाल लेते। बोलो समझ में आया? ठीक है, कंप्लीट। सोल्यूशन आज बताएं कि कल बताएं? बता दें आज। साइंस पढ़ाने टाइम कौन चला जाए 50, चलो कोई नहीं, देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम तो बताने ही पड़ेंगे फिर। थ्री 3.3, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो देखो मेथड जो सॉल्विंग मेथड होते हैं, अगर एक्चुअली हम सॉल्विंग मेथड की बात करें तो अपने पास मुख्यतः 3 मेथड होते हैं। पहला कौन मेथड होता है? चलो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, एंड तीसरा होता है, बेटा तीसरा का नाम बोलो, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ, अब मुझे बताओ, ये तो सिलेबस में है नहीं अपने, क्रॉस 2 ही पढ़ाने हैं, एक क्वेश्चन में दोनों लगाते हैं। एलिमिनेशन बात करें, एलिमिनेशन तो अभी जैसे बता ही दिया मैंने, एलिमिनेशन की बात करें तो जैसे बता ही दिया। सब्स्टिट्यूशन की बात करें, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन ही लगाया था मैंने, वाई को उठा के इसमें सीधे पुट किया था, वो सब्स्टिट्यूशन ही था। तो बस एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, बोलो x + y = 14, x + y = 14 एंड x - y = 4, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, ये पहले हम एलिमिनेशन लगा रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मतलब होता है x और y में से कोई एक कटना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट इक्वल है तो सीधे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके काट सकते हो। ऐड करने से कट रहा है तो ऐड कर, जिसमें मेरे ऐड करने से कट जाएगा तो मैं ऐड करके काट दूंगा, और चाहूँ तो मैं सब्ट्रैक्ट करके भी काट सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, x और y के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होते हैं, किसी एक के इक्वल होने चाहिए, चाहे x वाले के इक्वल हो जाए चाहे y वाले के। और जब इक्वल नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके कोएफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई और इसके कोएफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और करने के बाद फिर तब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब कटता है हमारा। कटेगा जरूर, कटेगा ना तो जाएगा कहाँ, है ना। तो है जाएगा आपका 2x = इसमें 18, सो x = कितना आएगा 9। अब x की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। चलो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास बन जाएगा x की वैल्यू 9 है, तो 9 + y = 14, सो y = 14 - 9, तो 14 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा y = 5। बोलो समझ में आ गया? और अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो x + y = 14 है अपने पास, तो यहाँ से x - y = अपने पास 4 है। किसी एक से वैल्यू निकालो, चाहे x की निकालो चाहे y की, जिसमें आपको सिंपल लगे उसको निकाल लो। जिसमें मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ x की वैल्यू मान लो, तो x = बन गया मेरा y + 4, और ये x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में आपको रखनी होती है, तो इस वाले x की वैल्यू मैं इसमें रखूंगा, क्योंकि मैंने इससे निकाला तो दूसरे में उठा के रख दूंगा। तो हो जाएगा x की वैल्यू y + 4 और प्लस y = 14, तो यहाँ से बन जाएगा 2y + 4 = 14, तो यहाँ से बन जाएगा 2y = 10, सो y = 5 हो गया। अगर y = 5 आया, उसको उठा के यहाँ रख दो, तो x = कितना आ जाएगा 5 4 कितने होते हैं 9, चल लो समझ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन भी यही कहता है और इस तरह एलिमिनेशन भी कहता है। तो डजंट मीन अगर क्वेश्चन आता है कि आपको सॉल्व करना है, केवल x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आप कोई मेथड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पर्टिकुलर कोई मेथड की बात करता है तो आप उसी मेथड को फॉलो करोगे। बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बात करें वर्ड प्रॉब्लम की।
बताने पड़ेंगे आज। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू, आज मैंने, चलो इसको रखते हैं कल, है ना, क्योंकि साइंस भी पढ़ाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये करना होता है, मान लीजिए अपने पास x प्लस वाई, है ना, -14 इक्वल टू 0, ऐसे कर लो, ठीक है, और x माइनस वाई -4 इक्वल टू 0, ऐसे कर लो, ठीक है। आपको लिखना है x माइनस वाई और 1, ऐसे लिख देना है, अपॉन लगा लेना है, सिंपल। अब क्या करना है, इसको ढक लेना है और इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस और 4 1 जा 4, बीच में ऑलरेडी माइनस रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x तो आप ढक ही चुके हो, तो इसका मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है, तो y का कोफिशिएंट 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 3 होता है, 2 3 से करते हैं, है ना, तो 14 1 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम y को ढक लेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 4 1 जा 4, बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, लगा लीजिए, फिर प्लस माइनस माइनस और 14 1 जा 14, तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, समझ आ रही है। अगर हम कांस्टेंट वाला है तो इसको ढक लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 हो जाएगा, बीच में ऑलरेडी माइनस होता है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 1, बस इनको कैलकुलेट कर लेना बेटा, तो आपको हो जाएगा x अपॉन -18 माइनस y अपॉन 10 एंड 1 अपॉन -2, सो इम्प्लाई, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ इसको देखो सारे इक्वल हैं आपस में, तो आप ये कर सकते हो कि x इसको इक्वल कर लो, तो x अपॉन -18 इक्वल टू -1/2 एंड एक बार इसको इक्वल कर लो, -y अपॉन 10 इक्वल टू -1/2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस में प्लस 2 9 जा 18, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 एंड माइनस में प्लस 2 5 जा 10, यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, और ये आपका आंसर। समझ में आया नहीं आया, किसी भी तरीके से करो, आंसर तो x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 ही आया, राइट। तो मेथड डजंट मीन क्वेश्चन मेथड होता है। चलिए, तो आप ऐसे लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।